नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। हम लोग अभी बीच में काफ़ी गैप कर चुके हैं। उसका कारण था कि एक वो इसमें कनेक्ट होता है कनेक्टर, वो गड़बड़ था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, हम लोग उसको कवर करेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप उनको नोट्स में बनाते चलें और उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, है ना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्ततो जया किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन है रामायण, ऋग्वेद, महाभारत या विष्णु पुराण। तो आप क्या बताएंगे? तो भाई यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्मस्ततो जया लिखा है। धर्मस्ततो जया, इसका अर्थ क्या होता है? जहां धर्म है, जहां धर्म, उधर दिख नहीं रहा होगा, वहां विजय। ध्यान से देखना, मतलब जहां पर धर्म होगा वहीं पर विजय होगी। किसका अर्थ हो गया है यतो धर्मस्तुतो जया। ये हमने कहां से लिया है? तो आप बताना कि इसे हमने लिया है महाभारत से। महाभारत आप जानते ही होंगे। ये कितने दिन इसकी लड़ाई चली थी? 18 डेज चली थी, 18 दिनों तक चली थी। अच्छा, इसमें कितने पर्व हैं? पर्व की संख्या तब आप बताएंगे 18। इसी 18 पर्व में ही तो एक श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत। अच्छा, ये जो श्रीमद् भागवत आप देख रहे हैं ना, पर्व 18, इन 18 पर्वों में से एक खास है जिसका नाम है भीष्म पर्व। 18 में से मैं एक बताता हूँ, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, इस भीष्म पर्व, इसको मैं ऐसे एरो कर देता हूँ। भीष्म पर्व में ही क्या है? श्रीमद् भागवत, भगवत गीता। अरे वही जिसमें निष्काम सिद्धांत बताया गया है कि कर्मणावाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें आप जानते हैं ना, वो इसी श्रीमद् भागवत से तो लिया गया है। और श्रीमद् भागवत किस में लिखा है? महाभारत में लिखा है। कौन से पर्व में लिखा है? तो आप बताएंगे भीष्म पर्व। उसी महाभारत से हमारा क्या लिया गया है? क्या लिया गया है? चिन्ह लिया गया है, जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। इसमें है क्या? तो आपको अभी वहां पर फिर से दिख जाएगा। इसमें है क्या क्या? इस में एक चिन्ह के रूप में ध्यान से देखना, इसमें एक ऐसे बॉक्स बना होगा, है ना। इसमें क्या क्या है? तो ये पहला तो ये नीले रंग का ध्वज है, नीला ध्वज है, ये कलर याद रखना, है ना। इसमें एक दिया गया है हमारा अशोक चक्र। अशोक चक्र आप जानते हैं ना? ठीक, अशोक चक्र है, ठीक, अशोक चक्र दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग बनी है। उसी में क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्तुतो जया। अच्छा, एक और है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे संविधान की किताब बनी होगी, संविधान पुस्तक। तो मतलब नीले रंग के ध्वज के भीतर संविधान की पुस्तक बनी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय भवन बना हुआ है, मैं भवन लिख देता हूँ, साथ में अशोक चक्र बना हुआ है। और ये जो ध्वज है वो किस कलर का है? नीले रंग का है। तो आपसे कभी पूछे कि बताएं जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतीक चिन्ह चुना है उसका कलर क्या है, तो आप बताएंगे कि ये नीले रंग का है। अच्छा, क्या क्या बना है? अशोक चक्र है, सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग बनी हुई है और संविधान की पुस्तक है। अच्छा, एक और ऐसे आएगा कि ये जो यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, ये कौन सी लिपि में है? तो लिपि बताएंगे देवनागरी लिपि, जिसमें हम लिख रहे हैं, आप लिखते हैं हिंदी को, देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है। क्या आप इतनी बात समझ गए? आपको वो दिख भी रहा होगा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रतीक चिन्ह बना है। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? इधर आपको दिखेगा, मैं इधर लिखता हूँ। इसका डिज़ाइन, डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो इसका डिज़ाइन जो तैयार किया गया है वो निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। ये निफ्ट क्या है? निफ्ट दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसने इसको तैयार किया है। मतलब इस वाले डिज़ाइन को जो आपको उधर दिख रहा है उसको तैयार किसने किया है? निफ्ट ने तैयार किया है। क्या आप इतनी बात समझ गए? अच्छा, ये रहा महाभारत। आपसे कभी पूछ ले महाभारत को हम पहले किस नाम से जानते थे, मैं इसको यहाँ और लिख देता हूँ, दो तीन और बढ़िया फैक्ट बनते हैं। आप हमें बताना, अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान का महाभारत, ठीक, मैं लिख देता हूँ पूरा, अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है। उसके बाद कभी पूछ ले कि बताएं, मैं लिख देता हूँ इसका नाम, शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। जिसे लिखा किसने था? फिरदौसी ने लिखा था।
ठीक भाई, फिरदौसी ने लिख दिया था। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि आप हमें बताएं, एक ऑप्शन में पुराण होगा, जरा पुराण से हम कुछ देख लेते हैं। पुराण, पुराण कितने हैं? 18 हैं, है ना। अभी हमें बताना कि का अर्थ क्या होता है। प्राचीन आख्यान, प्राचीन आख्यान, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। ठीक, 18 पुराण होते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर और कुछ बढ़िया क्वेश्चन बन जाए ताकि व्हाइट बोर्ड पूरा भर जाए। अच्छा, हमारा ये जो चिन्ह लिया गया है इसमें लिखा है धर्मस्तुतो यतो धर्मस्तुतो जया। एक हमें बता देना हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है। राष्ट्रीय वाक्य कोई बताएगा? हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? बहुत बढ़िया, सत्यमेव जयते। सुने होंगे ना, जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते लिखा रहता है, आप किसी भी सरकारी संस्थान में चले जाएं, सत्यमेव जयते लिखा ही मिलेगा। ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद का नाम सोच करके बताएं, किससे लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप। ठीक, मुंडकोप। बहुत छोटा सा है ये सत्यमेव जयते, बाकी ये बहुत बड़ा था। सत्यमेव जयते नानरताम सत्येन पतता विततो देवयाना येन क्रमता मनुष्यो हिप्त कामो यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। तो अशोक ने इसको कहा कि इसको थोड़ा छोटा करके कहीं पर उसको मेंशन करवा दो। सारनाथ के स्तूप पर लिखा हुआ था और फिर इसको ही हमारे शासन और सरकार द्वारा हमारा राष्ट्रीय वाक्य घोषित कर दिया गया। अच्छा, उपनिषदों की संख्या कोई बताएगा? कितने उपनिषद हैं? 108 हैं। पुराण कितने बताए हैं? 18 हैं। मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ, आप मुझे बताना। 108 आपको क्या मिल गए हैं? पुराण। आप मुझे 4 बताना। 4 वेद हैं, ठीक। अच्छा, पुरुषार्थ भी कितने हैं? पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 ही तो हुए पुरुषार्थ। वेदांग बता दो, वेदांग, वेदांगों की संख्या। यहाँ से हमें स्टैटिक ही मिल गया है, वेदांगों की संख्या आपको 6 मिलेगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, तो उनकी संख्या 6 है। 108 हमारे उपनिषद हैं, 4 हमारे पुराण हैं, जानते ही होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और पुरुषार्थ की संख्या 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो हमने ये वाला क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर लिया। ये वाला आपको दिमाग में ज़रूर रखना है कि ये तो धर्मस्तुतो जया ये लिया गया है, ये हमारा वाक्य सर्वोच्च न्यायालय ने चुना है चिन्ह को। इसमें क्या क्या बना है वो आपने उसमें देख भी लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन का नाम सुनना। ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन चक्र या ऑपरेशन अजय। तो आप कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? ऑपरेशन सद्भाव, क्या सही होगा? ऑपरेशन सद्भाव। आप ऑपरेशन सद्भाव को ही लगाएंगे जो भारत ने चलाया है। कौन से? म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आए हुए यागी नामक चक्रवात के लिए। ध्यान से सुनना, यागी कहाँ पर आया था उसको हम बाद में देखते हैं। कौन सा चक्रवात है? यागी। यागी नामक चक्रवात जहां आया है वो तो आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है, ठीक। ये उठा कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ? तो ये दक्षिणी चीन सागर से। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी चीन सागर में हुई। आपको वहाँ मैप पर भी ये दिख रहा होगा, दक्षिणी चीन सागर में ये बना है यागी। ये कैसा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, कैसा चक्रवात है? तो आप बताएंगे ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये उष्ण कटिबंध क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मतलब वह चक्रवात जो कर्क और मकर रेखा के बीच में बनता है उसे हम कौन सा चक्रवात कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यागी कैसा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय। इसका नाम रखा किसने? नामकरण। आपसे पूछे नामकरण किसने किया तो आप बताना जापान ने किया है। किसने किया है? जापान। इस यागी नामक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नामकरण जापान द्वारा। जापान की राजधानी क्या है? कोई बताएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें ही आया था, टोक्यो। बड़ा ही तो आप जानते ही हैं। यहाँ की करेंसी बता दो आप। करेंसी, यहाँ करेंसी है येन। क्या है? येन। युआन कहाँ की है आप कमेंट कर लेना। तो ये हो गया भाई यागी। अच्छा, कोई ऐसा मैं चक्रवात आपसे पूछूं जो आप मुझे बता ले जाओ। मुझे बताना विली विली नामक चक्रवात कहाँ आता है? विली विली, मैं आपको बताता हूँ। विली विली चक्रवात, ध्यान से सुनते रहना। विली विली, ये कई बार आया है। विली विली
ये आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भैया, क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बहुत बढ़िया। अच्छा, विली विली हो गया है। अच्छा, मैं एक और आपसे पूछता हूँ, आप हमें बताना, भारत के दो तट हैं, इसको हम कहते हैं पश्चिमी तट। इधर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, पश्चिमी घाट, और इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। आप हमें सोच करके बताना कि भारत में कौन सा तट सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित होगा, पूर्वी या पश्चिमी? सोच करके बताएं। तो आप बताएंगे पूर्वी। यहाँ पर चक्रवात सबसे ज़्यादा आते हैं, बहुत चक्रवात आता है। और सर्वाधिक प्रभावित राज्य कभी पूछ ले, उड़ीसा। ये आया हुआ क्वेश्चन है DSSB का कि भारत का सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे उड़ीसा। अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। दो शब्द सुने होंगे, एक तो आपने सुना होगा चक्रवात, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं, ठीक। एक आपने सुना होगा प्रतिचक्रवात। अरे ज्योग्राफी हो जाएगा क्यों, चलो अच्छा कोई नहीं। मैं सीधे सीधे बताता हूँ आता क्या है। जब चक्रवात आता है तो फिर वर्षा होने और आंधी चलने की संभावना होती है, वर्षा होती है। लेकिन जब प्रतिचक्रवात होता है तब मौसम साफ होता है। बस यही क्वेश्चन आता है कि मौसम साफ किससे प्रदर्शित होता है कि अब मौसम साफ हो जाएगा, चक्रवात या प्रतिचक्रवात? तो आप बताएंगे प्रतिचक्रवात से पता चलता है कि मौसम साफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने देख लिया है। अच्छा, मैं यहीं पर और कहाँ कहाँ पर आया था, तो एक तो ये आया था वियतनाम में, वियतनाम में आया था। एक आपने देखा कि लाओस में आया था, और कहाँ आया था, म्यांमार में आया था ना, म्यांमार। मुझे जल्दी से इनकी राजधानी बता दूं। म्यांमार की कैपिटल क्या है, नेपियाडो। म्यांमार की करेंसी क्या है, चलो ये कैपिटल हो गई, ये CUR का मतलब करेंसी, अभी से समझते चलना। करेंसी क्या है, यहाँ करेंसी है क्यात। म्यांमार की करेंसी क्या है, तो आप बताएंगे क्यात है। अच्छा, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई, और यहाँ पर करेंसी चलती है डोंग। कौन सी करेंसी है, डोंग करेंसी चलती है, डोंग। और हनोई जो है, एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, हनोई शहर किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे, मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ ना, ये लाल नदी के किनारे, रेड सी, सॉरी सी नहीं, रेड रिवर। लाल नदी के किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की राजधानी क्या है, लाओस, कोई बताएगा? लाओस की, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में था, कैपिटल, सॉरी करेंसी बता रहे थे क्या, वियन तियन, वियंतियन। और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है लाओस की, कीप। क्या नाम है उसका, कीप। इतनी बात समझ गए। तो वियतनाम की हनोई, करेंसी का नाम डोंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ करेंसी, है ना। अपन ऐसे ही सीखते चलते हैं, स्टैटिक ऐसे डायरेक्ट याद होता है। लाओस करेंसी कीप, म्यांमार की करेंसी क्यात। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं, शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड सारी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है प्रशांति राम, सुबगी राव, अभिनव बिंद्रा या सुदर्शन पटनायक। तो आप किसका नाम लेंगे? स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है 9 यार्ड सारी, मैं यहाँ लिखे देता हूँ 9 यार्ड सारी, 9 यार्ड सारी। आप जरा हमें बता देना कि कितने यार्ड की पिच पर क्रिकेट खेला जाता है। ऑप्शन है 22, 28, 24, 21। 9 यार्ड सारी किसने लिखा है, तो आप बताएंगे प्रशांति राम ने लिखा है। किसने लिखा है, प्रशांति राम। ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्रशांति राम, ठीक। एक तो ये किताब, अभी एक दो तीन किताबें मैं और आपको बताता हूँ, जैसे असम ब्रेव हार्ट्स, लचित बारफुकान, है ना, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं किताबें लिखे देता हूँ ना। किताब, एक किताब मैं और बताता हूँ, किताब का नाम है अ ब्रेव हार्ट, नहीं असम ब्रेव हार्ट लिखना था, असम ब्रेव हार्ट, असम ब्रेव हार्ट, लचित बारफुकान। ये
असम में एक अहोम साम्राज्य चलता था, उनके एक सेनापति थे ये लचित बारफुकान। इन लचित बारफुकान ने मुगलों से लगातार संघर्षरत रहते हैं और इन्होंने मुगलों को अपने क्षेत्र में आने से हमेशा इन्होंने रोक रखा था। तो ये बहुत बड़ी बात थी असम के लिए। असम में मैंने कौन सा साम्राज्य बताया है? अहोम साम्राज्य। वहाँ के एक सेनापति थे लचित बारफुकान। इनके लिए जो किताब लिखी गई है इनकी ब्रेवरी को लेकर के, उनका नाम है अरूप कुमार दत्त। अरूप कुमार दत्त, दत्ता लिखा रहता है क्या? हाँ, अरूप कुमार दत्ता। अच्छा, अगर आदमी के आपने बार फूंक दिए, बार फूंकने का मतलब आप जानते हैं? बालों को जला देना। ये आपने बार फूंक दिए, बार फूंक दिए तो आदमी कैसा दिखने लगा? अरूप दिखने लगा, कुरूप दिखने लगा, कुरूप से भी ज़्यादा अरूप दिखने लगा। ये दिमाग में रखना। अगली किताब एक और देखते हैं। अगली किताब है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। हेवनली, ये अभी रिसेंट की है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। गोवा की राजधानी क्या है भाई? मांडवी। मांडवी है? नहीं भाई, पणजी है। और पणजी कौन सी नदी के किनारे है? मांडवी नदी किनारे। गोवा, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। ये लिखा है श्रीधरन पिल्लई ने। किसने लिखा है? मैं यहाँ लिखे देता हूँ, इनका नाम है श्रीधरन पिल्लई। गवर्नर हैं वहाँ के श्रीधरन पिल्लई। इनको कैसे याद करेंगे? आइलैंड पर एक पिल्ला घूमने गया है। अच्छा, रिस्पेक्टफुल है, मैं ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। सॉरी, गोवा पे नहीं, गोवा पिल्ला नहीं जाएगा। आइलैंड पे कौन घूमने गया है? एक पिल्ला घूमने गया है। तो श्रीधरन पिल्लई से आइलैंड याद रहेगा। तो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसने लिखी है? श्रीधरन पिल्लई। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछेंगे कि बताएं, जैसे वाटरमैन, नहीं पहले हम चलो यही पूछ लेते हैं, भारत में वाटरमैन किसे कहा जाता है? इंडिया का वाटरमैन। आपसे पूछ ले कि बताएं भारत में टाइगर मैन किसे कहा जाता है? अरे इंपॉर्टेंट वाला तो भूल ही गए, जिससे इनको याद आया था हमें, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। एक और मैन, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इतने मैन बताओ, इतने आदमी बताओ। वाटरमैन राजेंद्र जी को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह। एक्यूरेट, हाँ राजेंद्र सिंह ही हैं। मैं राजेंद्र लिखता हूँ, आप इसको देख ज़रूर लेना। टाइगर मैन कैलाश श्रृंखला, ये कई बार एग्जाम में आए हैं। श्रृंखला, ठीक। मेट्रो मैन श्रीधरन, श्रीधरन। ये वाले नहीं हैं, ई श्रीधरन है, वो इंजीनियर थे श्रीधरन। ये वाले नहीं हैं, दूसरे हैं। बर्डमैन, बर्डमैन सलीम अली। इनके नाम पर बर्ड सेंचुरी भी है। कहाँ पर हैं ज़रा हमें कमेंट कर देना। सलीम अली। तो इतने तो मैन याद रखना आप, वाटरमैन, टाइगर मैन, मेट्रो मैन, बर्ड मैन। आपके लिए एक होमवर्क है, टॉयलेट मैन। टॉयलेट मैन मैं खुद ही बता देता हूँ, अभी ये करंट में थे। इनका नाम है बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक है ना, इनका नाम है बिंदेश्वरी पाठक। इतने मैन आप याद रखना, वाटरमैन, टाइगर मैन, मेट्रो मैन, बर्ड मैन और टॉयलेट मैन। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय सुने हैं ना, बस इनका नाम याद रखना, बिंदेश्वरी पाठक। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। कोई और बढ़िया बुक मिल रही है आपके दिमाग में? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। एक और बढ़िया बुक आपको बताते हैं ना, ये यहाँ से मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ क्या। उस बुक का नाम है अभी ये काफ़ी चर्चा में है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ये किताब किसने लिखी है? तो बड़े शर्म की बात है कि लोकतंत्र खतरे में है। शेम, सैम पित्रोदा। इनका नाम क्या है? सैम पित्रोदा। समझ पाए आप? इनका नाम है भाई सैम पित्रोदा। मैंने कहा डेमोक्रेसी खतरे में है, बड़ी सेमफुल बात है, शर्म की बात है। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं सैम पित्रोदा। तो इतनी किताबें। 9 यार्ड सारी आपने देख ही लिया। किसकी थी 9 यार्ड सारी? ये लिखा हुआ है प्रशांति राम, है ना, प्रशांति राम। चलो आगे चलते हैं। इतना देख लिया हो तो इरेज करते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, वो हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। भाई थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को कवर भी करते रहें ना, नहीं तो फिर धीरे धीरे पढ़ने से ये भागने वाली चीज़ है। यहाँ पर स्लोली स्लोली चल के थोड़ी ना काम चल सकता है, आपको थोड़ा फास्ट रहना होगा। आप चाहें तो उसकी जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं, ऊपर 3 डॉट्स होंगे उनको कम कर लें, है ना, लेकिन हम लोग तो इसको कम में ही समराइज़ करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों
को मारने की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन है नामीबिया, जिम्बाब्वे, जामीबिया और बोत्सवाना। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, आप हमें बताएं कौन सा देश ऐसा कर रहा है जो अपने हाथियों को, लगभग 200 हाथियों को मार रहा है। कौन सा है वह ऐसा देश? उसकी राजधानी हरारे है। चलो क्लू मैंने दे दिया। ऐसा करने वाला देश कौन सा है? जिम्बाब्वे है। ध्यान से देखते रहना। जिम्बाब्वे ऐसा कर क्यों रहा है? तो लगातार 4 दशक से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाल की स्थिति है, सूखा पड़ा हुआ है, और जो जनता है, जो आम नागरिक वहाँ निवास कर रहे हैं, वो भूखों मर रहे हैं, जिस कारण से वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि वो हाथियों को मार करके उनका मांस स्थानीय जनता को पहुँचाएगी। अभी हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये गलत है हाथियों की। एक्चुअल में ये जो जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे, इस जिम्बाब्वे में हुआ क्या कि यहाँ पर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर हाथियों की रहने की जो क्षमता है ना वो 55,000 है, क्षमता 55,000 है, और यहाँ 80,000 से ज़्यादा हाथी हो गया है ना, मतलब 80,000 प्लस। तो वहाँ की सरकार भूख से निपटने के लिए 200 हाथियों को मार करके जनता में बंटवा करके इस कंट्रोल भी करना चाहती है, लेकिन एक्चुअल में बात यही रही होगी कि किसी तरीके सरकार भूखे जनता को खाना खिलाने के लिए इनकी हत्या कर रही है, जो कि पर्यावरण के हिसाब से भाई गलत है। बाकी अब ज़्यादा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। ठीक, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की कैपिटल आप हमें बता दें क्या है? हरारे। और जिम्बाब्वे की करेंसी आप हमें बता दें। हम आगे चलते हैं। करेंसी ये डॉलर ही है, जिम्बाब्वियन डॉलर है, जिम्बाब्वियन डॉलर। कहाँ की करेंसी है ये? जिम्बाब्वे की। कैपिटल आप ज़रूर याद रखना, करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर है। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताता हूँ, 3 क्वेश्चन मैं और बताता हूँ जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थे देशों को लेकर के, है ना। विश्व का पहला देश, यहाँ लिखते हैं पहला, विश्व का पहला देश, फर्स्ट कंट्री है, पहला देश जिसने होलोग्राफी नोट्स को जारी किया है। एक तो आप हमें ये बताएं, एक देश होगा जिसने होलोग्राफी, आप समझते हैं जैसे हम लोग पहले एक ऐसे कार्ड आता था, इधर से देखोगे तो शंकर जी दिखते हैं, थोड़ा घुमाओगे पार्वती जी दिखते हैं, बीच से देखोगे गणेश जी दिखते हैं, देखे होंगे ना आप ऐसे। उसमें भी होलोग्राफी का यूज़ करके नोट्स छापने का काम एक देश कर रहा है। उसका आप हमें जवाब दे पाएँ तो बताएं। एक अगला आता है कि मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए, ब्रेन इम्प्लांट, नियंत्रित करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट करने वाला पहला देश, अब हम लोग इसको डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ेंगे, बस फैक्ट में ही पढ़ेंगे। करने वाला पहला देश, ये आप हमें बता दें कौन सा ऐसा देश है। और एक और है, आपसे पूछेगा विश्व का पहला देश जिसने इन्वायरमेंट या पर्यावरण बॉन्ड जारी किया हो। इससे क्या होगा? मतलब इससे वो पैसा कलेक्ट करेंगे और उस पैसे से जो पर्यावरण को हानि हो रही है उसको, मतलब हम यूँ कहें कि बहुत सारी स्कीम चलाई गई दुनिया में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, लेकिन धन के अभाव में वो सारी स्कीम सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए थी। तो अब उसी के लिए पैसा इकट्ठा करके उन स्कीम के माध्यम से किसको संरक्षित किया जाएगा? पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार पर्यावरण बॉन्ड जारी कर दिया है? तो आप हमें ये वाला क्वेश्चन बना दें तो हम आपको बता दें, पर्यावरण बॉन्ड जारी कर दिया है। या इसको एक बायोडाइवर्सिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम पर्यावरण के स्थान पर जैव विविधता लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड किसने जारी किया? जैव विविधता बॉन्ड किसने जारी किया? इतने क्वेश्चन बताएं, ये 3 क्वेश्चन जरूरी हैं। तो ये तो किया है जापान ने। किसने किया है भाई? जापान ने किया है। मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए कौन सा देश है? यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और विश्व का पहला देश जिसने जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है उसका नाम है कोलंबिया। आप इतने टर्म्स को याद रखना। ये हो गए। अच्छा, ऑप्शन में हमारे जिम्बाब्वे था, नामीबिया भी था। मैं कुछ आपको बताता हूँ।
जाम्बिया की कैपिटल हमें बता दो, जाम्बिया की कैपिटल बता दो और करेंसी बता दो। आजकल आप देखो ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हम लोग इरेगुलर याद नहीं करते हैं। दूसरा कौन सा देश था? बोत्सवाना ऑप्शन में भी रहा होगा ना, बोत्सवाना। बोत्सवाना की आप हमें कैपिटल बता दो। ये ना आपको ऐसे याद हो जाएंगे, कैपिटल और करेंसी, दो चीज़ें बताओ। बोत्सवाना की करेंसी तो भाई पुला है, और जाम्बिया की करेंसी है क्वाचा। जाम्बिया की मुझे कैपिटल बताओ। बोत्सवाना, बोत्सवाना की कैपिटल है गैबरोन, गैबेरोन, गैबेरोन। और जाम्बिया की लुसाका, क्या है भाई? लुसाका। तो आपके यहाँ से इतने ये स्टैटिक बन गए हैं, बाकी ये 1 2 3 करंट बन गए हैं, और एक करंट तो आप तो पढ़ ही लिए हैं कि 200 हाथियों को मारकर जिम्बाब्वे अपनी जनता के बीच में इसको बंटवाना चाहता है। इतनी बातें आप समझ गए। हम लोग आगे चलें, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ई श्रम। क्वेश्चन क्या है भाई? ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं इसमें है क्या। जो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन सब के लिए सरकार लगातार स्कीम्स, सुविधाएं प्रोवाइड करती है। उन सुविधाओं को प्रत्येक जरूरतमंद असंगठित मजदूर को पहुंचाया जा सके, इसके लिए सरकार एक स्टॉप, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है जहां वो रजिस्टर्ड होंगे और उनको जो भी सुविधाएं, अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दी जाएं। उसी के लिए उन्होंने क्या शुरू किया है? ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल, यही तो लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास, आप उसमें देखते रहिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। देख करके ये आइडिया लग गया होगा कौन कर रहा होगा। तो भाई इसका बी ऑप्शन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सुनने से ही समझ आ रहा था, लेबर वाला, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक भाई, आप हमें ज़रा बता देना इस समय हमारे ये मंत्री कौन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, आप हमें ये बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। ये वही मंत्री हैं कि अगर हमें ये रोजगार मिल जाए तो हमारा मन सुखी हो जाए। मनसुख मांडविया, मनसुख, मन सुखी हो जाए अगर हमें ये मिल जाए रोजगार। अच्छा, कुछ और हैं, जैसे इसमें आपने देखा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कोई बताएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये अन्न को पूरा कर दे महिला, यही हमारी सबसे खास बात है। इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी जी, अन्नपूर्णा देवी। अन्न को पूरा कर देंगी तभी महिला और बच्चे दोनों खुश रहेंगे, महिला और बच्चे से हम रिलेट करेंगे। उसके बाद अगला मंत्रालय आप देख रहे होंगे कौन सा? ग्रामीण विकास। एक देखा होगा ना आपने, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है हमारे? ग्रामीण विकास मंत्री, इनका शिव जी का राज चल रहा है पूरे ग्राम में, हर जगह एक आधा मंदिर शिव जी का मिल ही जाता है। तो ग्रामीण विकास के लिए शिवराज सिंह जी हैं, जो पहले हमारे एमपी के क्या हुआ करते थे? सीएम हुआ करते थे। अच्छा, कोई और मंत्रालय आपको? अच्छा, एक मैं और पूछ लेता हूँ, वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कोई बताएगा? जल शक्ति, इनका आजकल सीआर पानी नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहराइच में भेड़िया आ गया था, तो सीआर बेचारा जल नहीं पा रहा था, उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। तो सीआर पाटिल, ये याद रखेंगे। अच्छा, हमारे पर्यावरण संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री, ऐसे लिखें, संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री, संस्कृत एवं पर्यावरण मंत्री कौन है ये? पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण में हमारे वनों में कौन, पर्यावरण में हमारे कौन कौन रहते हैं? तो गज रहता है, हाथी, और सिंह रहता है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक, इतने आपको मंत्रालय याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आते हैं। ये जल शक्ति तो बहुत बार पूछा गया है, दिमाग में ज़रूर रखना। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। तो चलिए, मनसुख, अगर आपका मन सुखी हो जाएगा, अगर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने स्टैटिक के फॉर्मेट में ही सीखा है, हालांकि ये करंट के लिए ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो चलिए
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन में है ऋषि सुनक, ऑप्शन में अगले जो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको ऑप्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कहाँ के राष्ट्रपति भाई? वियतनाम के। मैं लिख देता हूँ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ कहाँ के? वियतनाम के आप हमें बताएं, वियतनाम के कौन बनाए गए हैं। अच्छा, एक अभी कुछ दिन पहले मैक्सिको, वियतनाम वाले तो इनका नाम ऑप्शन में है लुओंग कुओंग। लुओंग कुओंग कहाँ के बनाए गए हैं? वियतनाम के बनाए गए हैं, लुओंग कुओंग। तो बिंदी नाम है ये, लुओंग कुओंग। मैक्सिको, मैक्सिको की पहली महिला बनी है ये, क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम, ध्यान से सुनना, फर्स्ट हैं, फर्स्ट वुमेन। अच्छा, राष्ट्रपति तो कितने राष्ट्रपति मिल गए? एक वियतनाम के मिल गए, एक मैक्सिको, एक और आपको बताते हैं, इंडोनेशिया के भी नए राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया, राजधानी क्या है? जकार्ता मत कहना, ठीक, इंडोनेशिया। प्रावोवो सुबियांतो, इनका नाम है प्रावोवो सुबियांतो। ये सब अभी के करंट हैं, आपको एक साथ में सब मिल जाएंगे। इंडोनेशिया के तो राष्ट्रपति में हमने देख लिया है, वियतनाम के लुओंग कुओंग बन गए हैं, मैक्सिको के बन गए हैं क्लाउडिया शिनबाम, और इंडोनेशिया के बन गए हैं प्रावोवो सुबियांतो। अब हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ और भी बता दिया जाए। हम लोग कुछ पीएम देख लेते हैं ना, कुछ नए पीएम भी बनाए गए हैं। पीएम जापान के बताना, आप हमें फ्रांस के बताना, और कहीं के पीएम बनाए गए हैं। जापान हो गए, फ्रांस हो गए, जापान फ्रांस, कोई और पीएम बनाए गए हैं? जापान, अच्छा जापान के हैं, तब तक याद आ जाएगा, शिगेरू इशिबा नए पीएम बने हैं, शिगेरू इशिबा। ठीक है भाई, शिगेरू इशिबा। फ्रांस के मिशेल बर्नियर, मिशेल बर्नियर बनाए गए हैं। अच्छा, और कहीं के बनाए गए हैं? ट्यूनेशिया एक देश है, ट्यूनेशिया अफ्रीका का एक देश है, सहारा मरुस्थल के बगल में है ट्यूनेशिया। इनका इनका बड़ा अच्छा नाम है, कैमल मद्दौरी। सहारा में कैमल होते हैं, बस ट्यूनेशिया वहीं बगल में पड़ता है, कैमल मद्दौरी। अच्छा, एक थाईलैंड का नाम सुने होंगे, थाईलैंड, थाईलैंड सुने हैं ना, थाईलैंड। इनका नाम बड़ा अजीब है, थाई का मतलब जांग होता है, इनका नाम है पाएं, टोंग, टॉर्न, ये बढ़िया है। थाई का मतलब जांग होता है, टांग तो टांग तो जानते ही हैं, टार्न। हम अगर हमसे ज़्यादा 3-5 किए तो हम तुम्हारे पाँव टांग सब टर्न कर देंगे, तोड़ देंगे, है ना, पाए टांग टर्न। शिनवात्रा, तो बस आपको पाए टांग टर्न याद रहेगा, शिनवात्रा, ठीक, ये याद हो गया थाईलैंड। अच्छा, एक और आपको पता है, ये यहाँ की यंगेस्ट पीएम हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड में बनाए गए हैं, पाएटांग टर्न सिनेमात्रा। ठीक, अगला एक देश हम आपको और बताते हैं, बढ़िया, कोई और देश बताओ जहाँ पर पीएम नियुक्त किए गए हों, कोई आइडिया, कोई आइडिया? हाँ, एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ के कौन बनाए गए हैं? जुडिथ सुमिनवा, यार ये नाम है सुमिनवा, तुलू का, तुलुआ, तुलू का, तुलू का है, यही ठीक है, इतना जुडिथ सुमिनवा तुलू का पता है। फर्स्ट वुमेन है यहाँ की जो पीएम बनी है, फर्स्ट वुमेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं इनमें इंपॉर्टेंट लिखे देता हूँ जिनको आप दिमाग में रखेंगे। एक तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जुडिथ सुमिनवा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद आपके लिए कहाँ चले गए हैं, ये क्लाउडिया शिनबाम, ये तो अभी करंट में आ चुकी हैं, थोड़ा सा पुराना हो गया इनका डाटा, इनको दिमाग में ज़रूर रखना। बाकी ट्यूनीशिया कैमल मद्दौरी का नाम आपने देख ही लिया है, कोई और बच नहीं रहा, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, इसको हम इरेज करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? ऑप्शन है मुंबई, सूरत, उज्जैन और लखनऊ। तो आप कहाँ बताएंगे?
मैं आपको हिंट देता हूँ, ये शहर शिप्रा नदी के किनारे है, महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन, पहला तो मैं यही बता देता हूँ, ये कौन सी नदी किनारे था? शिप्रा नदी के किनारे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बढ़िया बताता हूँ ना, अभी अपने यहाँ लगने वाला है महाकुंभ। महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। आप हमें बताना कितनी जगह पर लगता है? 4 जगह पर, ठीक। एक तो हरिद्वार में लगता है, एक अभी जहाँ लगने वाला है इलाहाबाद, ये इसको अब हम लोग प्रयाग कहने लगे हैं, ठीक। हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयाग। और कहाँ लगता है? उज्जैन। उज्जैन में लगता है। और कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। इतनी जगह पर लगता है। अब आप, ये तो हो गई आम जिंदगी, मेंटोस तो ये है कि ये कौन सी नदियों के किनारे होते हैं? हरिद्वार गंगा नदी किनारे, इलाहाबाद गंगा प्लस यमुना और प्लस हड़प्पा की खास नदी, हड़प्पा नहीं लिखना है, सरस्वती, जो अब विलुप्त हैं, बीच में एक धारा के रूप में दिखती हैं। उज्जैन, अभी मैंने बताया कौन सी नदी किनारे है? शिप्रा नदी किनारे। नासिक, गोदावरी नदी। आप लिखें भले ना, लेकिन आप इसको चाहे 2 के मल्टीपल में स्पीड करके याद करें, लेकिन याद ज़रूर करें। अच्छा, ये आपने देख लिया है कि शिप्रा नदी। तो हमने कहा कि क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो उज्जैन में। असल में बहुत सारे सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति लगातार नज़र बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक डॉक्टर्स की टीम दी गई है। उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप ये चेकअप करवाएं, ऐसे करें। मतलब हमारे सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए ही ये सम्मेलन किया गया है। कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया है। अच्छा, मैं कुछ और एक आपको सम्मेलन बताता हूँ जो अभी रिसेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हरित हाइड्रोजन पर आधारित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? ये बताएं आप। मैं पहले ही बता देता हूँ, नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एआई, एआई का मतलब जानते हैं ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल एआई समिट 2024, ग्लोबल एआई समिट 2024 ये कहाँ आयोजित की गई? ये बताएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पहला वैश्विक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 का। ये पक्का किसी ना किसी एग्जाम में गिरेगा, ये आप लिख कर रख लो। ग्लोबल एआई समिट 2000, ये वहाँ पर हुआ है जो मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे ये मूसी नदी के किनारे। मैं लिखे देता हूँ, मूसी नहीं, हैदराबाद। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे हैदराबाद में आयोजित किया गया, ठीक। ग्लोबल वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 ये आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। और ये वाला कहाँ था? ये भी नई दिल्ली में था, मैं लिखे देता हूँ नई दिल्ली, शायद उधर दिख ना रहा हो, दिख रहा होगा, नई दिल्ली, ठीक। दिमाग में रखना। तो आपको यहाँ 3 क्वेश्चन मिले, है ना? लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। इन एक के साथ 3 फ्री, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या है भाई? तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कुछ तड़कता भड़कता फिल्मी दुनिया से। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिल्मी दुनिया से है। आपसे एक क्वेश्चन लिखा होगा, सवाल ये होगा कुछ कि अब की बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन आपको मिल ही गए होंगे, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ दूँ ऑप्शन? अरे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, टाइम जाएगा। ये दिया गया, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन कुछ ऐसे है, आई एम ए डिस्को डांसर, नहीं मैं नहीं, वो ऐसा कहते थे, आई एम ए डिस्को डांसर, नहीं पता? अच्छा, मैं बढ़िया हिंट देता हूँ, वो साइकिल के पीछे छुप जाते थे और गोली चलाते थे। सामने से जो विलन होता था वो भी गोली चलाता था, लेकिन वो उनको कभी नहीं लगती थी। वो साइकिल के पीछे जब चलाते थे तो विलन मर जाता था। समझ गए? बहुत बढ़िया। मिथुन चक्रवर्ती साहब हैं, मिथुन चक्रवर्ती। अब की बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब हम यहाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्टैटिक नहीं देखेंगे, उससे ठीक हम आपको बताएंगे कि बताएं फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? एक आप हमें ये बताएं।
निकिता पोरवाल, क्या नाम है इनका? निकिता पोरवाल। इन्होंने भैया ये वाला खिताब अब की बार अपने नाम किया है। निकिता पोरवाल कहाँ की हैं ये? तो आप बताएंगे एमपी की हैं। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब की बार आपसे पूछेगा, बताएं ब्रिटिश पुरस्कार किसे मिला? ब्रिटिश पुरस्कार, ब्रिटिश पुरस्कार, ब्रिटिश पुरस्कार किस? तो बताएंगे अदिति आनंद को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? अदिति आनंद। ये अदिति आनंद क्या करती हैं? तो ये एक चित्रकार हैं ये, और इनको सम्मानित किया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो ब्रिटिश पुरस्कार अदिति आनंद को मिला है। तीसरा क्वेश्चन, 2024 UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई रिफ्यूजीज, UNHCR है, सॉरी HCR, UNHCR, हाँ, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, शरणार्थी पुरस्कार किसको दिया गया? तो यहाँ कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि 5 महिलाओं को दिया गया है, 5 वुमेन्स को। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि बताएं 2024 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया कितनी महिलाओं को? तो आप कितनी बता देंगे? 5 महिलाओं को। ये UNHCR ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ये फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई भाई, आप इसको मेंशन कर लेना, रेफ्यूजीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो हो गया फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पड़ता है भाई? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? जिनेवा मत कह देना, स्विट्ज़रलैंड। बर्न है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है, जबकि वहाँ का एक शहर है जिनेवा, जहाँ पर UNHCR का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1950 में की गई। इतनी बातें आप समझ गए। 2024 UNHCR नानसेन शरणार्थी। अच्छा, एक और चौथा आपको बताते हैं, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसे दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार ये किसको दिया गया? ये दिया गया है इमैनुअल मैक्रोन को। ये कहाँ के हैं? ये राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। कहाँ के भैया? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो इतनी बातें आपने, मिथुन चक्रवर्ती साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ये बात भी आप जानते हैं। दादा साहब फाल्के, अब हम लोग स्टैटिक नहीं जाते हैं, डायरेक्टर थे और पहला सविता रानी रोरिक को मिला था, ये बातें हम लोग नहीं करते हैं। हमने बस इतना देख लिया। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो बनेगा ये, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको दिमाग में ज़रूर रखना है आपको। इसको हम लोग इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो सवाल आएगा कि बताएं लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, जहां पर लू को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। लू आप जानते हैं? लू, महिलाएं खूब सारा फेस कवर करके जाती हैं, उनको लगता है कि लू उनके मुंह पर लग जाएगी। अरे नहीं भाई, मुंह पर लू नहीं लगती है, लू फेफड़ों को प्रभावित करती है ना। तो ये लू को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ऐसे रफली करके बताता हूँ, आप मुझे बताना। यहाँ से आपको 5-6 सवाल मिलते हैं। किसके? ये रफ है, ज़्यादा नहीं तो आप कहो कि मैप में ये खामी है वो। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैप ड्रॉ किया जा रहा है, ताकि हम लोग कम समय में इसको कवर कर सकें, है ना। तो ध्यान से सुनना, आपको जितने महत्वपूर्ण यहाँ पर स्टैटिक फॉर्मेट में सवाल मिलेंगे, मैं सब एक जगह समराइज़ करे दे रहा हूँ। मौसम, मैं इसको यहीं लिखा रहने देता हूँ। सबसे पहला तो सवाल आता है कि यहाँ से एक हवा जाती है, ये इसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? हम लोग क्विक रिवीजन में इन चीज़ों को जितनी बार पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। ये 2 भागों में टूट जाती हैं ऐसे करके, ये टूट गई। ये जो आया इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, है ना। विक्षोभ भारत में शीत ऋतु के लिए ज़रूरी है, मतलब शीत ऋतु में वर्षा
कौन से? मानसून, हवा से, पश्चिमी विक्षोभ से। और ये जो हवा आ रही है जिसके पास आर्द्रता होगी उसका नाम जेट स्ट्रीम होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा, एक ये सवाल खूब आता है, तो इसका नाम है भाई दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत की लगभग 80% वर्षा। हम लोग कम समय में इसको ज़रूर कवर करते रहेंगे। उसके बाद एक और सवाल आता है, यहाँ से ये जो हवाएं जा रही थी ऐसे करके इधर लौट आती हैं और किससे टकरा जाती हैं? हिमालय से। याद रखना, हिमालय करता है। कौन करता है? ये क्वेश्चन अभी पेट में था एक बार। हिमालय करता है और आता है, टकरा जाता है। तो यहाँ पर एक हवा को आर्द्रता यहाँ से मिले, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हमें यहाँ पर आकर के यहाँ सीखना है। ये उत्तर पूर्वी हवाएं आती हैं जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून, ये लौटता हुआ मानसून आकर के कहाँ वर्षा करा देता है? तो आप बताएंगे एक तट है, कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरो। ये सब हम ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं। या इसको हम राज्य के बिहाफ में पूछेंगे तो क्या बताओगे? तमिलनाडु तट में ये खूब वर्षा कराती हैं। इतनी बात कि आप समझ गए हैं। जेट स्ट्रीम नामक हवा आती है जो भारत में शीत ऋतु के लिए वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, यहाँ पर बर्फबारी या हिमपात के रूप में, जबकि भारत में आता है जहाँ पर राजस्थान, भारत में तो ये भी है, यहाँ राजस्थान, सॉरी ये रहा राजस्थान, यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्रों में किस रूप में? तो आप बताएंगे जल बूंदों के रूप में, है ना। ये बातें हम लोगों को दिमाग में रखनी है। तो आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। पहला, भारत में जलवायु विभाजक का कार्य हिमालय करता है। भारत में शीत ऋतु के दौरान जो वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि, पश्चिमी विक्षोभ। हवा कौन सी उत्तरदायी है? जेट स्ट्रीम। और जो लौटता हुआ मानसून है वो कहाँ पर वर्षा करा देता है? कोरोमंडल तट पर। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चन किए, मुझे एक रेट याद नहीं है, 7, 8, 9 जितने भी हैं, इनमें कोशिश की है कि स्टैटिक भी कवर हो जाए और साथ साथ हमारे जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएं। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चंस को और उनके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा करंट को इन्वॉल्व किया जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, हम लोग ज्योग्राफी वाले टर्म को धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। वो बढ़िया प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप उससे रिवाइज करते रहो, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।